दोस्तों, अपराधी चाहे कितने भी शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम ही क्यों ना दे दे, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो गड़े मुर्दे भी खोद निकालती है। दरअसल आज की कहानी में एक महिला की बड़े ही शातिर तरीके से हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन पुलिस मात्र 48 घंटों के अंदर ही अपराधियों तक पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी दंग रह जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना शहर की। पटना का एक इलाका पड़ता है साईं चौक, और इसी साईं चौक इलाके का रहने वाला है शंभू रजक। शंभू जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो अपना खुद का एक लॉन्ड्री शॉप चलाता है। दरअसल शंभू के परिवार में उसकी पत्नी 30 वर्षीय रूबी के अलावा 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक की उम्र है 6 साल और दूसरी की उम्र 4 साल। शंभू जो अपनी दुकान से इतना पैसा तो ज़रूर कमा लेता है जिससे वो अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 8 जुलाई 2020 के शाम के वक्त। दरअसल शंभू अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को बाइक पर लेकर के अपने ससुराल लोहनीपुर के लिए निकलता है और देर रात तक अपने ससुराल में पहुंचता है। पूरी रात अपनी ससुराल में ही ठहरता है और अगले दिन 9 जुलाई 2020 को सुबह के करीब 9 बजे के आसपास शंभू अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को बाइक पर लेकर के अपने घर के लिए रवाना होता है। नेशनल हाईवे के जरिए जब वो आ रहा था और जैसे ही ब्रह्मपुर मोड़ तक पहुंचता है तो देखता है कि सड़क किनारे 2 लोग एक बाइक लेकर के खड़े हुए हैं। शंभू जैसे ही उन लोगों को क्रॉस करता है, उसके बाद से वो दोनों भी बाइक से शंभू का पीछा करने लगते हैं और चलती बाइक पर ही वो दोनों व्यक्ति शंभू की पत्नी के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, जिसे देख शंभू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सड़क किनारे अपनी बाइक को रोक देता है और फिर उन दोनों व्यक्तियों से उलझ जाता है, जिसकी वजह से शंभू और उन दोनों व्यक्तियों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और जब झगड़े तकरार शुरू होता है तो शंभू की पत्नी रूबी अपने पति को काफ़ी फटकार लगाते हुए कहती है कि झगड़े तकरार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चुपचाप घर चलो। लेकिन शंभू अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है और जब उन दोनों से भिड़ता है, बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि उन्हीं में से एक व्यक्ति अपने पास से एक तमंचा निकालता है और तुरंत ही शंभू के ऊपर चला देता है। लेकिन शंभू भी काफ़ी फुर्ती से अपने सर को नीचे कर लेता है, पर बदकिस्मती से वो गोली जा कर के शंभू की पत्नी रूबी के सिर में लग जाती है, जिसकी वजह से रूबी वहीं पे गिर जाती है और घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो जाती है। हालांकि गोली चलने की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, लोग भागते दौड़ते वहाँ पे पहुँचते तो हैं, लेकिन उससे पहले ही दोनों अपराधी बाइक लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इधर शंभू की पत्नी की जब मौत हो जाती है और लोग जब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहाँ पे पहुँचती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि रूबी की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में शंभू से पूछताछ करती है तो शंभू पूरी कहानी पुलिस को बताते हुए कहता है कि साहब, मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को अपने ससुराल से लेकर घर जा रहा था, तभी सड़क किनारे 2 व्यक्ति मिले और वो बाइक से थे और चलती बाइक पे वो मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी करने लगे। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने गोली तो मेरे ऊपर चलाया था, लेकिन वो गोली मेरी पत्नी के सर में जाकर लग गया। दरअसल वो दोनों ही व्यक्ति जो लगभग 4 किलोमीटर से मेरा पीछा कर रहे थे। शंभू जब ये सारी बात पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस शंभू के तहरीर पे अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर उसकी पत्नी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दरअसल पुलिस अब उसके बाद से अपराधियों तक पहुंचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर दूर तक नेशनल हाईवे पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जाकर के सबके फुटेज को चेक करना शुरू करती है। लेकिन सीसीटीवी को जब चेक करती है तो उस सीसीटीवी में शंभू अपनी पत्नी के साथ बाइक पे चलते हुए तो दिखाई देता है, पर वे 2 लोग जो बाइक पे आकर के उसकी पत्नी को हत्या किए थे, उसके बाइक के पीछे कहीं भी नज़र नहीं आते हैं, जिसे देख पुलिस भी एकदम से सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार शंभू पुलिस से झूठ क्यों बोल रहा है। पुलिस को जैसे इस तरह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल जाती है,
उसके बाद से पुलिस इसी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर 11 जुलाई को पुलिस शंभू को थाने में बुलाती है और फिर शंभू से लगभग 4 घंटों तक पूछताछ करती है। और आखिरकार 4 घंटों के बाद शंभू भी पुलिस के सामने घुटने टेक देता है और मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन शंभू जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर के आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल शंभू और उसकी पत्नी रूबी की शादी करीब 8 साल पहले होती है। रूबी जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है और खूबसूरत पत्नी पाकर शंभू भी बेहद ही खुश होता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, समय के अनुसार रूबी भी 2 बच्चियों की माँ बन जाती है। लेकिन रूबी की जो 2 बच्चियाँ इस दुनिया में आ जाती है उसके बाद से शंभू भी एकदम से परेशान हो जाता है। दरअसल शंभू सोचता है कि काश अगर मुझे एक बेटा हो जाता तो शायद मेरा बुढ़ापा का सहारा बन जाता। हालांकि इस बारे में जब अपनी पत्नी से कहता है तो रूबी भी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि ये मेरे हाथ में थोड़ी न है। और रही बात बेटियों की, तो बेटियां आज के समय में बेटों से थोड़ी ना कम है। हालांकि रूबी जब अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, तसल्ली जब देती है, शंभू भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है। लेकिन जब भी वो एकांत में होता है इस बात को सोच करके काफ़ी परेशान हो जाता है। शंभू की 2 बच्चियाँ जब इस दुनिया में आती है तो उनकी देख रेख करने के लिए शंभू की साली खुशबू भी शंभू के घर पे आ जाती है और फिर शंभू के घर पे ही रहती है। चूँकि शंभू और खुशबू के बीच में जीजा और साली का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन शंभू हंसी मजाक में ही अपनी साली से कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनने के बाद खुशबू को भी समझने में देर नहीं लगता है कि उसका जीजा उसे पसंद करने लगा है। और जैसे जैसे समय गुजरता है, समय के अनुसार खुशबू के भी दिल में अपने जीजा के लिए प्यार हो जाता है। और फिर ना चाहते हुए भी खुशबू और शंभू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी शंभू की पत्नी रूबी को तो नहीं मालूम चलता है। लेकिन इन दोनों की नज़दीकियाँ देख करके रूबी को कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है। इसलिए अब रूबी अपने पति के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देती है। हर बार जब वो अपने पति के नज़दीक होने की कोशिश करती है, इस वजह से शंभू को भी लगने लगता है कि शायद उसकी पत्नी को उन दोनों को लेकर के शक हो चुका है। लेकिन इससे पहले की बात और ज़्यादा बिगड़ जाती। आखिरकार एक दिन रूबी अपने पति से कहती है कि अब मेरी बहन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि उसे घर भेज दो। अपनी बहन को जब घर भेजने के लिए कहती है, शंभू इसके लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन रूबी जब अपने जिद पर उतर जाती है, आखिरकार शंभू भी मजबूर होकर के अपनी साली को अपने ससुराल भेज देता है। इधर खुशबू अपने घर पे तो आ जाती है, लेकिन जब अपने घर पे पहुंच जाती है अब इधर शंभू का अपने साली को लेकर के दिल ही नहीं लगता है। लेकिन चाह करके भी शंभू अपनी साली से ना तो मुलाकात कर सकता था और ना ही उससे मिल सकता था। इस वजह से शंभू अब और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी शंभू के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है कि क्यों ना मैं अपनी साली से शादी कर लेता हूँ। हो सकता है कि साली से शादी करने के बाद मुझे एक बेटा भी हो जाएगा। हालांकि शंभू जब अपनी साली से शादी करने के लिए कहता है, खुशबू भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन खुशबू को रहते हुए ये शादी संभव नहीं थी। इसीलिए अब शंभू मजबूर होकर के अपनी पत्नी को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और एक दिन जब पटना जंक्शन पे घूमने के लिए जाता है तो वहीं पे शंभू की मुलाकात एक सुपारी किलर से होती है जिसका नाम है ऋषि कुमार। दरअसल ऋषि कुमार के ऊपर पहले से ही दर्जनों मुकदमा दर्ज है। पटना स्टेशन पे जब शंभू की ऋषि से मुलाकात होती है उसके बाद से शंभू अपनी सारी बात ऋषि को बताते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। शंभू जब अपनी ही पत्नी को मारने के लिए ऋषि कुमार से कहता है, ऋषि भी इस काम को करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन बदले में वो 3 लाख रुपयों का डिमांड करता है। आखिरकार काफ़ी देर तक बात विचार करने के बाद 2.5 लाख रुपये में ये डील पक्की हो जाती है। डील जब पक्की हो जाती है उसके बाद से शंभू एडवांस के तौर पर ऋषि को 50,000 रुपये भी दे देता है और उसके बाद से ये सब एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। हालांकि शंभू जब अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय करता है, इस बारे में अपनी साली खुशबू से बातचीत नहीं करता है। धीरे धीरे समय तो गुजरता है, लेकिन इधर सुपारी किलर ऋषि को कभी मौका ही नहीं मिल पाता है।
और इसी बीच इधर शंभू की पत्नी रूबी फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद से अपनी पत्नी को लेकर के शंभू के दिल में भी प्यार आ जाता है। दरअसल शंभू सोचता है कि हो सकता है कि मेरी पत्नी इस बार बेटे को जन्म देगी, इसीलिए शंभू अब अपनी पत्नी को मारने का इरादा बदल देता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि रूबी के पेट में बेटा था या बेटी, ये पता कर पाना 3 महीने के बाद ही हो सकता था। और आखिरकार जब 4 महीने का समय गुजरता है, शंभू कैसे भी करके ये पता कर लेता है कि उसकी पत्नी के पेट में बेटी पल रही है। जैसे इस तरह की जानकारी शंभू को मालूम चल जाता है, फिर से शंभू अपनी पत्नी को मारने का इरादा कर लेता है और जाकर ऋषि से मुलाकात करता है और कहता है कि जो मैंने तुम्हें काम सौंपा है उस काम को जल्द से जल्द करना है। ऋषि कहता है कि मैं अपनी तमाम कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। इस पर शंभू से जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पत्नी को कब और कहाँ मारना है, सही समय और जगह मैं तय करूँगा। उसके बाद से शंभू एक बेहद ही शातिर प्लान बनाता है और इधर ऋषि कुमार भी अपने इस प्लान में खुद अपने एक दोस्त नवीन कुमार को भी शामिल कर लेता है, जो जयप्रकाश नगर का रहने वाला है। जब ये सारे ही मिल करके रूबी को मारने का प्लान बना लेते हैं, उसके बाद से इसी प्लान के तहत 8 जुलाई को शंभू अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें मायके गए हुए काफ़ी दिन हो गया है, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना आज शाम को हम लोग तुम्हारे मायके में चलते हैं और रात भर वहाँ पर ठहरने के बाद कल सुबह वापस आ जाएंगे। शंभू जब अपनी पत्नी से ससुराल जाने के लिए कहता है, रूबी भी इसके लिए तैयार हो जाती है और फिर 8 जुलाई को शंभू अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को लेकर ससुराल में जाता है। रात भर अपने ससुराल में ठहरता है, लेकिन ससुराल में भी पहुंचने के बाद अपनी साली खुशबू से अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। और अगले दिन सुबह के करीब 9 बजे के आसपास शंभू जब अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को बाइक के माध्यम से अपने घर के लिए लेकर के रवाना होता है, उससे पहले ही सुपारी किलर ऋषि के नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि नेशनल हाईवे के ब्रह्मपुर मोड़ पर आकर के तुम इंतज़ार करो, मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा हूँ। होता भी सेम वैसे ही है। शंभू इधर अपनी पत्नी को लेकर जब नेशनल हाईवे पे चलना शुरू होता है, इधर ब्रह्मपुर मोड़ पर ऋषि अपने दोस्त नवीन कुमार के साथ बाइक लेकर शंभू का इंतज़ार करने लगता है। और जैसे ही उस मोड़ पे पहुंचता है, वहां पे शंभू ऋषि को इशारा कर देता है और फिर अपनी गाड़ी को धीमी गति से चलाना शुरू कर देता है। और जैसे ही थोड़ी दूर आगे जाता है, इधर ऋषि कुमार भी बाइक से उसका पीछा करते हुए जाता है और फिर उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी करने लगता है, जिसकी वजह से शंभू बाइक को वहां सड़क किनारे खड़ा कर देता है और फिर ऋषि और नवीन से उलझ जाता है। हालांकि इन तीनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, उस वक्त भी शंभू की पत्नी रूबी को नहीं मालूम चल पाता है कि इन लोगों का बना बनाया हुआ प्लान है। तीनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, उस वक्त रूबी अपने पति के पीठ के पीछे ही खड़ी थी। मौका देख करके शंभू ऋषि के तरफ इशारा कर देता है। ऋषि तुरंत ही अपने पास से एक तमंचा निकालता है और शंभू के ऊपर गोली चला देता है। और जैसे ही गोली चलाता है, उसे इशारा भी कर देता है। शंभू अपने सर को नीचे कर लेता है और वो गोली सीधे जा कर के रूबी के सर में लग जाती है, जिसकी वजह से रूबी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। वाकई में शंभू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब शंभू के ही तहरीर पे सुपारी किलर ऋषि कुमार और उसके दोस्त नवीन को भी गिरफ्तार करती है। पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर जेल भेज देती है और जब इस बात की जानकारी शंभू की साली खुशबू को मालूम चलता है, तो खुशबू शंभू से मुलाकात करने के लिए जेल में जाती है और जेल में जाकर के अपने जीजा को तरह तरह की फटकार लगाती है। कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरी बहन को मारने के बाद तुम मुझसे शादी कर लोगे। अगर एक बार भी पहले मुझे बता दिए होते तो शायद आज मेरी बहन इस दुनिया में ज़िंदा होती, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे अपनी बहन को मरने नहीं देती। फिलहाल रूबी जो कि इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, उसका पति जेल के अंदर अपनी सज़ा काट रहा है और शंभू की दोनों बच्चियां खुशबू अपने साथ लेकर के जा चुकी है। फिलहाल शंभू की दोनों बच्चियां जो अपने नाना नानी के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।